अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आईकेप का एक पास्ट पेपर डिस्कस करूंगा, करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक का। और इस सवाल का अगर रेफरेंस बता दूं तो ये आईकेप के पास्ट पेपर्स में ऑटम 2018 का क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस सवाल में करना क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, कंप्यूट दी करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी कि प्रोबेबली कुछ एरर्स वगैरह होंगे और आपने उन एरर्स को सही कर कर और कंपनी का सही वाला ग्रॉस और नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल में सबसे पहले लिखा हुआ है ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट। ड्राफ्ट का मतलब फाइनल नहीं होता, ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यानी कि अभी इसको देखा गया पहली बार। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोथी इंटरप्राइजेस टीई for the year ended 31st of December 2017 shows gross profit of rupees 850,000 and net profit of rupees 460,000। ये ड्राफ्ट आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, यानी कि कंपनी के हिसाब से ये प्रॉफिट से फिर कुछ एरर्स मिले। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग एरर्स वेर नोटिस्ड। अच्छा, कुछ एरर्स मिले, 1 से लेकर 9 तक एरर्स हैं। नीचे एक नोट है, इसको भी देख लेते हैं। इस नोट पे क्या लिखा हुआ है? इस नोट पे लिखा हुआ है कि टी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड में साल के एंड में इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है और उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री देखी जाती है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%। गुड्स की जो कॉस्ट होती है उसमें 25% ऐड किया जाता है। यानी कि अगर कोई चीज 100 की खरीदी है तो वो मैं 125 में बेचता हूँ। Goods are sold at cost plus markup of 25%। मार्जिन और मार्कअप की मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है, उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। और वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई चीज़ मैं 100 रुपये में ख़रीदता हूँ तो मैं उसमें 25 रुपये ऐड कर कर और उस चीज़ को मैं 125 में बेचा करता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 25%। डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 25% होता है। अब हम एक एक कर कर एरर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उनके करेक्शन से क्या होगा। पहले एरर पर आते हैं। 1, एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 3700 was debited to purchases but the goods were received after year end and were not included in the closing inventory। आपके सप्लायर ने आपको 3700 रुपीज की इनवॉइस भेजी, आपने उसको परचेजेस में ऐड कर दिया था, लेकिन ये चीजें आपके प्रेमिसेस पर ईयर एंड तक यानी कि 31 दिसंबर वाले दिन तक पहुंची ही नहीं थी और इसीलिए इसको आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी शामिल नहीं किया हुआ था। अब अगर मैं इसकी करेक्शन देखूंगा तो पहले तो मैं जरा यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाता हूँ रफ सा। देखिए होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक रफ फॉर्मेट ये होता है कि भाई सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू में से लेस हो रहा होता है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेजेस को ऐड किया जाता है। अगर कोई परचेज रिटर्न है, अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस किया जाता है। अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स है, फ्रेट इनवर्ड्स या कैरेज इनवर्ड्स है तो उस अमाउंट को ऐड किया जाता है। यानी कि चीज़ों को लेकर आने की, आपकी प्रेमिसेस पर चीज़ें लेकर आने की कॉस्ट को ऐड किया जाता है। इस तरह की चीज़ों के बाद जो वैल्यू आती है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। फिर जो अमाउंट बच जाता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है, जिसको मैं सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कोई रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, कोई गेन ऑन डिस्पोजल है या कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, इस तरह की जितनी भी दीगर इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, उनको ऐड किया जाता है।
इसके बाद जो वैल्यू आती है उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। रेंट का खर्चा हो गया, एडमिन का खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो गई। ये सारी चीजें जब हम माइनस कर लेते हैं, ये सारी चीजें जब हम माइनस कर लेते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है, ये सब माइनस करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू में से, उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। ये रफ सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। डिपेंडिंग अपॉन द केस थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन अमूमन ये वो चीजें हैं जो होती हैं, और ये कॉमन कॉमन सी जो चीजें होती हैं ना, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब जरा गौर से आप नंबर 1 को अगर पढ़ें तो उसने परचेजेस में 3700 को ऐड कर दिया, यानी कि यहां पर इसने 3700 ऐड कर दिया, हालांकि वो चीज आपके पास आई नहीं थी, वो ईयर एंड के बाद आनी चाहिए थी, आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री पे भी वो शामिल नहीं है। तो जब मैं इस एरर को सही करूंगा तो मैं अपनी परचेजेस को 3700 से कम करूंगा। सिर्फ इनवॉइस आ जाना ये इंडिकेट नहीं करता कि आप उसको परचेजेस में इंक्लूड कर लो। आपके सप्लायर ने बिल पहले भेज दिया लेकिन चीजें अभी तक नहीं भेजी हैं। An invoice of 3700 was debited to purchases but the goods were received after year end. वो 31 दिसंबर 2017 यानी कि इस साल के बाद रिसीव होंगे, तो वो अगले साल की परचेजेस में हम इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर मैं यहां से परचेजेस की वैल्यू को 3700 से कम करूंगा ना, तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये भी 3700 से कम हो जाएगा। अगर आप ओपनिंग स्टॉक को या परचेजेस को कम करते हो ना, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। तो जब ये परचेजेस की वैल्यू कम हो जाएगी, इसको आप 3700 से रिड्यूस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस होगा तो सेल रेवेन्यू में से कम वाली अमाउंट माइनस हो रही होगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो पहली वाली ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं लेट से ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट भी लिखता रहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमारा जो ग्रॉस हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है एक, और दूसरी चीज हमें दी हुई है नेट प्रॉफिट। हमें करंटली जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.5 लाख और 460,000, 850,000 और 460,000। पहली वाली जब हम ट्रांजैक्शन सही करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 3700 से इंक्रीज हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी 3700 से इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि नेट प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट के भी बाद आता है ना। आप जब ग्रॉस प्रॉफिट को सही करोगे, आपका जब ग्रॉस प्रॉफिट 3700 से इंक्रीज होगा, ये चीज 3700 से इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज भी 3700 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ही तो इनकम्स ऐड होती हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और नेट प्रॉफिट आता है। तो इफ दिस गोस अप बाय 3700, ये भी 3700 से ऊपर जाएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अमाउंटिंग टू ₹2000 was included in transportation outward। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स का मतलब है कैरेज इनवर्ड्स। 2000 रुपए का कैरेज इनवर्ड्स था। कैरेज इनवर्ड्स कहाँ आना चाहिए सर? कैरेज इनवर्ड्स ये रहा, यहां आना चाहिए। आपने उसको यहां शामिल नहीं किया। वॉज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स, आपने उसको कैरेज आउटवर्ड्स में शामिल किया। सर कैरेज आउटवर्ड्स कहाँ आता है? यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कैरेज आउटवर्ड्स भी आता है। ठीक है, देखिए ये एरर बहुत समझ समझ कर चलें, तो आपको जो है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स का अमाउंट था 2000 का, वो आपने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड में शामिल कर दिया। यानी कि पहली गलती क्या है कि यहां पर वैल्यू 2000 की शामिल नहीं हुई है। तो जब मैं यहां पर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स को शामिल करूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा।
जब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी कि पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये मैं 2000 से कम कर दूं। ठीक है। देखिए कैरेज इनवर्ट्स जब आप रिकॉर्ड करोगे, कैरेज इनवर्ट्स आप जब रिकॉर्ड करोगे तो ये 2000 से ऊपर जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2000 से ऊपर जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 2000 से कम हो जाना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात है कि नेट प्रॉफिट पर क्या होगा। अब जरा गौर से सुनिएगा। देखिए नेट प्रॉफिट यहां बॉटम पर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम्स मजीद ऐड होती हैं और एक्सपेंसेस माइनस होता है। अब आपका नेट प्रॉफिट तो गलत था, क्योंकि ये वाली चीज जो 2000 यहां आनी चाहिए थी वो नहीं आई हुई थी। लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत था ना, आपने उसको सही कर लिया। लेकिन जरा गौर से सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत था, बट यहां पर मैंने उस एक्सपेंस को गलती से शामिल भी कर दिया था। लिहाजा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त मैं 2000 माइनस कर चुका था। तो नेट प्रॉफिट जो है उसको मजीद सही करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका यह है सोचने का। दूसरा तरीका यह है, जरा गौर से सुनना, दूसरा तरीका यह है कि मैं ये सोचूं कि यार अगर ग्रॉस प्रॉफिट गलत था तो नेट प्रॉफिट भी गलत होगा, लिहाजा अगर 2000 कैरेज इनवर्ट्स में शामिल नहीं करे थे तो यहां पर 2000 को शामिल करते हैं। लेकिन यहां से हटाने भी तो पड़ेंगे। क्या आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर स्टेटेड नहीं थे? बिल्कुल ओवर स्टेटेड थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बिला फजूल का 2000 शामिल था, वो हटाओगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगे, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो 2000 ऐड भी कर दो। यानी कि ये कैरेज इनवर्ट्स को रिकॉर्ड करने का इम्पैक्ट और ये कैरेज आउटवर्ड्स को हटाने का इम्पैक्ट, और ये परचेसेस वाला था। बात समझ रहे हो? तो आपका नेट प्रॉफिट कहीं नहीं हिलेगा, 2000 से कम होगा कैरेज इनवर्ट्स रिकॉर्ड करने की वजह से। कैरेज आउटवर्ड्स हटाने की वजह से 2000 से दोबारा इंक्रीज होगा, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड्स में तो ये 2000 आना ही नहीं चाहिए था ना। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2000 was included in transportation outwards। ठीक है। तो इस एरर को जरा अच्छे से समझें। थर्ड, सब टोटल ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 21830 इंस्टेड ऑफ 21380। सब टोटल ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक शीट क्या होता है भाई? क्लोजिंग स्टॉक काउंट करने के लिए आप जो है ना, कंपनी में क्लोजिंग स्टॉक जब गिनती करते हो तो आप उसको लिखते हो। एक रूम में इतनी चीजें पड़ी हैं, दूसरे रूम में इतनी चीजें पड़ी हैं, तीसरे रूम में इतनी पड़ी हैं, फिर सबको ऐड करते हो। तो आपने गलती से किसी एक जगह का जो टोटल है ना, वो 21830 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि वो होना चाहिए था 21380। पहले तो आप ये देख लें कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूं तो 21830 माइनस 21380, डिफरेंस आ रहा है 450 का। डिफरेंस आ रहा है 450 का। और अब वापस से पढ़ते हैं, द सब टोटल ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैड बीन कैरीड फॉरवर्ड एज 21830 इंस्टेड ऑफ 21380। सही अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का 21380 होना चाहिए, आपने उसको 21830 दिखा दिया। जब आप इसको सही करोगे आपका क्लोजिंग स्टॉक अभी गलत अमाउंट पर है, जो कि 21830 है। आप जब अपने क्लोजिंग स्टॉक को सही करोगे तो उसको 21380 पर लेकर आओगे, यानी कि आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को, आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को 450 से कर दोगे कम। जब क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अगला, रिसिप्ट ऑफ 21850 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मिलना। डबल एंट्री पास होनी चाहिए, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। A receipt of 21850 was credited to sales। आपने सेल्स के अकाउंट को 21850 से क्रेडिट कर दिया। सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब यह है कि सेल्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये तो एक गलती है ना, जब पैसे मिलते हैं तो एंट्री पास होती है बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट।
बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट थोड़ी होती है, गलती है। A receipt of 21850 was credited to sales. The amount was received from a debtor as full and final settlement of an outstanding balance of 23,000. तो देखिए जरा हम यहाँ देख लेते हैं, आपने एंट्री पास करनी क्या थी। आपकी एंट्री पास होनी चाहिए थी जब आपने पैसे डेटर से रिसीव करे तो बैंक डेबिट होना चाहिए था 21850। अच्छा, ये 23,000 की सेटलमेंट के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंस आ रहा है 23,000 और 21850 का, 1150 मेरा डिस्काउंट अलाउड होगा, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था 1150, और डेटर जो है ना वो क्रेडिट होना चाहिए था 23,000 से। ठीक है, आपने 21850 रिसीव करे, बैंक डेबिट होना चाहिए था, डेटर क्रेडिट होना चाहिए था 23,000 से, क्योंकि वो अमाउंट आपने सेटल करी है, जो डिफरेंस इतना आपने डिस्काउंट दिया होगा। आपने गलत एंट्री पास क्या कर दी है, बैंक डेबिट 21850 और सेल्स क्रेडिट 21850, माशाल्लाह। तो जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो एक तो हम सेल्स को डेबिट करेंगे 21850 से, गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसको, उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। बैंक दोनों जगह पर सही रिकॉर्ड हुआ है, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड करेंगे 1150 से, और डेटर जो है उसको क्रेडिट करना होगा 23,000 से, वो तो करा ही नहीं। तो इफेक्टिवली होगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ये इंपैक्ट आएगा कि एक तो आपकी सेल्स कम हो रही है, जब सेल्स कम होगी, जब सेल्स कम हो जाएगी 21850 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा और नेट प्रॉफिट भी कम होगा। और फिर दूसरी चीज है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि आपका एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट 1150 से कम हो रहा होगा। आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड यहाँ का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक्सपेंस है। अगले पर चलते हैं, अगले में लिखा हुआ है गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ ₹4500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है इन्वेंट्री या स्टॉक, या जिस चीज का कंपनी बिजनेस करती है। गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 4500, ये उन गुड्स की सेलिंग प्राइस है। वेर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है। अब आप जब अपने गुड्स के, आप जिस चीज़ की बिजनेस करते हो, जो आपकी इन्वेंट्री होती है, जो आपके गुड्स होते हैं, अगर वो आप अपने बिजनेस में किसी जगह इस्तेमाल कर लेते हो, मिसाल के तौर पर ऑफिस रिपेयर्स पर इस्तेमाल किया, तो ऑफिस रिपेयर्स एक्सपेंस है, लेकिन आप इस एक्सपेंस को कॉस्ट प्राइस पर चार्ज करते हो, ये तो इसकी सेलिंग प्राइस है। तो अब हमें ये मार्कअप वाला फॉर्मूला जो है ना, ये यूज करना होगा। मार्जिन मार्कअप की एक सेपरेट वीडियो भी है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको इसको दो मेथड से सॉल्व कर कर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर कर बताता हूं। मेथड नंबर वन ये है कि देखें, अगर कोई चीज मैं 100 की खरीदता हूं तो सवाल के हिसाब से मेरा मार्कअप 25% होता है, यानी कि 25 का प्रॉफिट ऐड करता हूं और 125 में बेचता हूं। यानी कि अगर कॉस्ट 100 होती है तो प्रॉफिट 25 होता है, और जो सेलिंग प्राइस होती है वो 125 होती है। तो इन रेशियोज को यूज करते हुए अगर मैं कॉस्ट ढूंढूं ना, तो देखिए मुझे 4500 की दी हुई है सेलिंग प्राइस। ये मेथड नंबर वन है। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये 4500 125 पोर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 125 हिस्सों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने इसको 125 से डिवाइड किया, एक हिस्से की वैल्यू आ गई। और अगर आपको कॉस्ट चाहिए, यानी कि 100 हिस्सों की वैल्यू चाहिए, तो आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई रिपीट, 4500 सेल्स की वैल्यू थी, यानी कि 125 हिस्सों की वैल्यू थी रेशियोज के हिसाब से। तो आपने 4500 को 125 से डिवाइड किया, एक हिस्से की वैल्यू आई, और कॉस्ट 100 हिस्से होते हैं, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये मेथड नंबर वन है। तो इस हिसाब से आपके पास कॉस्ट जो आ रही है ना, वो 3600 आ रही है। मेथड नंबर टू जो कॉस्ट ढूंढने का है, मेथड नंबर टू जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का है, वो ये है कि आपको ये पता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब सेलिंग प्राइस आपके पास अवेलेबल है 4500, कॉस्ट प्राइस आपको नहीं मालूम, आप एक्स एज्यूम कर लो। कॉस्ट प्राइस आपको नहीं मालूम है, आप एक्स एज्यूम कर लो।
जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको कभी भी किसी भी सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप दिया हुआ हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप को जब कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप को जब कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप को कभी भी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह आप लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कि आपने एज्यूम की है एक्स। अब इसको सॉल्व करो, 25% एक्स का मतलब होता है 0.25x, और यहां पर आपके पास x है, यहां पर आपके पास 0.25x है। माइनस एक्स सीधे हाथ पर जाएगा तो 1 प्लस 0.25 यानी कि 1.25 हो जाएगा। 4500 डिवाइडेड बाई 1.25, अगेन आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 3600 आएगी। और आप इसकी डबल एंट्री पास करोगे, ऑफिस रिपेयर्स, ऑफिस रिपेयर्स है ना, क्या है, हाँ, ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 3600, ठीक है। ऑफिस रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट 3600, 3600 से आप अपना ऑफिस रिपेयर्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे 3600 से, ठीक है। आपने जो ऑफिस रिपेयर्स जो है उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है और वो 3600 के हिसाब से होगी। सही है जी। ऑफिस रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए 3600 रुपये से, क्योंकि आपने जो गुड्स हैं, जो आपकी चीजें थी वो आपने ऑफिस के रिपेयर्स के लिए यूज करी, और जो परचेजेस है ना वो क्रेडिट हो जाना चाहिए 3600 से। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपके ऑफिस रिपेयर का एक्सपेंस 3600 से इंक्रीज हो रहा है, यह आता है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और दूसरी आपकी परचेजेस 3600 से, जो आपकी परचेजेस की वैल्यू है वो 3600 से कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास 3600 से जो परचेजेस की वैल्यू कम हो रही है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा। देखें, अगर आपकी परचेजेस की वैल्यू 3600 से कम हो रही है और ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रिपेयर के एक्सपेंसेस 3600 से डेबिट हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम चलें ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या होगा। देखें, जो आपके पास यहाँ पर परचेजेस लिखी हुई आ रही है, परचेजेस को क्योंकि क्रेडिट करना है, क्योंकि इसमें से जो चीज़ें परचेज करी थी वो आपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर ली, तो आपकी परचेजेस कम होगी। परचेजेस कम होने की वजह से 3600 से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? परचेजेस अगर कम हो जाती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। सर नेट प्रॉफिट पे क्या होगा? देखिए, अगर परचेजेस कम हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन जब ऑफिस रिपेयर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे 3600 के, तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इस ट्रांजैक्शन के दो जगह पर इंपैक्ट्स हैं। मैं वापस से बताता हूं। देखिए, एक तो आपकी परचेजेस यहां पर इंक्रीज होगी। अब जब आपकी परचेजेस इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और इसी में सारी एडजस्टमेंट्स हो रही होती है तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये रहा। दूसरा, ऑफिस रिपेयर एक्सपेंसेस यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी लिखा हुआ आ रहा होगा ना। जब इसको लिखोगे 3600 का एक एक्सपेंस लिखोगे तो वो फर्दर आपके नेट प्रॉफिट को कम कर रहा होगा, तो इसलिए एक नेगेटिव इंपैक्ट भी। तो दो इंपैक्ट इस ट्रांजेक्शन के यहां पर आ गए। अगला देखते हैं। अगले में लिखा हुआ है परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2017 अमाउंटिंग टू ₹42,000 was entered in the purchases account। आपने ऑफिस कंप्यूटर खरीद ला 1 अप्रैल को और आपने उसको परचेजेस के अकाउंट में शामिल कर दिया। अब ये परचेजेस तो है नहीं, ठीक है। यानी कि अगर मैं एंट्री के हिसाब से बोलूँ ना, अगर आप मैं एंट्री के हिसाब से बोलूँ परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2017, आपने एंट्री पास क्या करनी थी? ऑफिस कंप्यूटर डेबिट 42,000, बैंक क्रेडिट 42,000। ये आपका एक नॉन करंट एसेट है, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। आपने गलत एंट्री क्या पास कर दी? आपने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया 42,000 से और बैंक को क्रेडिट कर दिया 42,000 से। अब आप इसको सही कैसे करोगे? जो आपकी करेक्टिंग एंट्री होगी, बैंक तो सही रिकॉर्ड हुआ है,
आपको ऑफिस कंप्यूटर को 42,000 से डेबिट करना पड़ेगा और परचेजेस को कम करना पड़ेगा 42,000 से। परचेजेस को 42,000 से कम करना पड़ेगा। अब जब आप परचेजेस को कम करोगे, तो परचेजेस अगर कम होती हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर परचेजेस को सही करने का इम्पैक्ट 42,000 से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, 42,000 से नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगला, अच्छा अच्छा, इसकी वजह से एक और इम्पैक्ट भी आया होगा। जब आपने ऑफिस कंप्यूटर को रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो 1 अप्रैल के बाद इसकी डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। उसूलन तो अगर 1 अप्रैल 2017 से कोई चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसकी डेप्रिसिएशन भी बुक्स में आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 25% का। एसेट की वैल्यू है 42,000 और कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करनी पड़ेगी। जब ऑफिस फर्नीचर आपने ऑफिस कंप्यूटर खरीदा था तो उसकी आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करी हुई है। क्यों नहीं करी हुई है? क्योंकि आपने उसको एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था। तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन देख लो, 42,000 इंटू 25% इंटू 9/12, आपको 7,875 की डेप्रिसिएशन भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करनी होगी। और 7,875 की जो डेप्रिसिएशन होगी उसकी वजह से सिर्फ नेट प्रॉफिट चेंज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। रीजन मीन के डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती है। जब यहां पर आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000। 3,000 पर आपने कोई चीज 3,000 की बेची एंड एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, और उसको सेल्स डे बुक में शामिल कर दिया, सेल्स में शामिल कर दिया। द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वॉज 5,000। भाई अगर मैं 5,000 की चीज 3,000 में बेच रहा हूं तो मैं 2,000 का लॉस कर रहा हूं। मैंने गलती क्या कर दी, मैंने जब 3,000 की कोई चीज बेची तो उसको सेल्स में शामिल कर दिया। एक ये गलती कर दी। दूसरा, जब सेल्स में शामिल कर दिया तो उसका लॉस भी बुक नहीं किया होगा 2,000 का। तो अब क्या होगा? अब आपने गलती से सेल्स में शामिल किया, सेल्स को कम करोगे। जब आप सेल्स को कम करोगे 3,000 से, 3,000 की सेल्स गलत रिकॉर्ड हुई है ना, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, आपका नेट प्रॉफिट भी कम होगा। जब आप लॉस ऑन डिस्पोजल बुक करोगे, 2,000 का, तो आपका सिर्फ नेट प्रॉफिट कम होगा, इसलिए क्योंकि लॉस ऑन डिस्पोजल जो आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है। ठीक है जी। अगला, परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 6,700 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। ओहो हो,